खुद भी ऑन ग्राउंड मौजूद था, तो शायद इस वजह से अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी। मुर्तज़ा वहाब को ये इलाका जरूर दिखाएं, गरीबाबाद का अंडर बाईपास, कितनी तकलीफ में हम लोग आ रहे हैं, कितना पानी खड़ा हुआ है, डिफेंस में घूम रहे हैं। 10 मिनट की बारिश हुई है, कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ना लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं। हर तरह की ट्रांसपोर्ट अफेक्ट कर रही है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जाएंगे भी, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ से वैन हमारी आनी है। जो कचरा निकल रहे हैं नालों का, वो नालों के साइडों पे डाल रहे हैं और बाद में वही नालों के अंदर कचरा चले जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। कराची में मौसम खुशगवार हुआ है, लेकिन हमारा पिछला एक्सपीरियंस इतना ख़तरनाक है कि मौसम के मुबारकबाद देने का दिल नहीं चाहता है। अब कराची में मानसून का बारिश का ये तीसरा स्पेल शुरू हुआ है। रात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से कई इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, लेकिन तमाम बड़ी शाहराएँ ये क्लियर रही हैं। महकमा मौसमियात ऐसा कहता है कि बारिश का जो सिलसिला है ना, वो 11 सितंबर तक जारी रहेगा। देखिए, ये स्पेल जो पिछले 2-3 दिन से फोरकास्ट हम कर रहे थे कि 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 8 और 9 सितंबर की दरमियानी रात से इत्तफाक से कहा जा रहा था, और उसी दरमियानी रात से गुज़श्ता रात शुरू हो गया। तो ये पूरे सिंध को तकरीबन अपनी लपेट में ये लेगा। ये जो मानसून हवाएँ हैं इस वक्त लो प्रेशर एरिया आप कह लें कि सेंटर उसका हमारे कराची और की ईस्ट में मौजूद है। कल भी इसी तरह है। कल रात आने वाली जो होगी उसमें कुछ तेज़ स्पेल भी दिखाई दे रहा है कि इसी तरह जैसे गुज़श्ता रात किसी जगह में खासा तेज़ स्पेल हुआ, तो इसी तरह से कल रात को भी तेज़ स्पेल है। अब पीपल्स पार्टी और मुर्तज़ा वहाब साहब हालिया बारिशों के दौरान शहर में पानी जमा न होने का क्रेडिट ले रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस का दम भरते हुए नहीं थक रहे हैं। इस तरह एक वर्कर, एक मजदूर, एक म्यूनसिपल स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ सड़क पर ग्राउंड लेवल पर आकर काम करता है। मैंने कोशिश की कि मैं खुद भी उनके साथ मौजूद रहूं, तो चूंकि मैं खुद भी ऑन ग्राउंड मौजूद था, चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहा था, तो शायद इस वजह से अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी। बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ की, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का। अच्छा नाज़रीन, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि शहर की जो इस बार सूरत हाल कुछ बेहतर है। मैं वाज़ेह कर दूं, कुछ बेहतर है, क्योंकि हम तो अब जिस शहर में रह रहे हैं, अगर यहाँ पानी एक दिन बाद भी निकाला जाए तो शहरी खुश हो जाते हैं, वरना यहाँ तो पानी को सूरज के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है कि वो जब तक चाहेगा सुखा देगा। बहरहाल ये जो कुछ बेहतर सूरत हाल है, इसका क्रेडिट नाज़रीन किसको जाता है? क्या वाकई मुर्तज़ा वहाब बेहतर काम कर रहे हैं, या ये इसका सहरा भी वफाक के सर जाता है जो उन्होंने शहर के बड़े नाले हैं वो साफ़ करवाए हैं, यहाँ के बासियों पर एहसान किया है? क्योंकि PTI भी इसका क्रेडिट लेती रही है। मुर्तज़ा वहाब का कमाल नहीं था। बड़ा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 बड़े नाले, गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, वफाक की जानिब से NDMA ने, FWO ने, फौज के जरिए वो 90% कम्प्लीट हो चुके हैं, 80-90%। 1100 अरब सब लोग कहते कहाँ गए, तो 3 बड़े नाले हमने साफ कर, गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला। 500 DMC के नाले एक भी साफ नहीं किया, 41 KMC के नाले एक भी साफ नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं खुशामदीद भी कहूँगी, साथ साथ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ भी हैं मुर्तज़ा आप कि वाह तो इस वक्त आपकी हो रही है। शहर की जो सूरत हाल इस वक्त बेहतर दिखाई दे रही है, जो बड़ी अहम शाहराएँ हैं वो बेहतर दिखाई दी हैं। अब कराची की सूरत हाल मुर्तज़ा पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर है। क्या आपने आते ही ऐसा क्या काम किया है जिससे बेहतरी आई है, या फिर वफाक जो क्लेम कर रहा है कि 3 बड़े नालों की सफाई की वजह से बेहतरी आई है वो तासुर दुरुस्त है? मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया किरण, आपने एक्नॉलेज किया, और मैं समझता हूँ ये मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है। ये KMC की टीम है, DMC की टीम है, वाटर बोर्ड का अमला है, सॉलिड वेस्ट वाले हैं, वो जो मजदूर काम करते हैं, वो जो सैनिटरी वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से काम किया, जिसका नतीजा ये है कि अब की बार कराची कदरे बेहतर था। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैंने सिर्फ उसको सुपरवाइज किया है, मैंने उनको मोटिवेट किया काम करने के लिए, और नतीजा आपके सामने है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसी तरीके से मुतहरक अंदाज से वो काम करते रहेंगे, बिकॉज अभी भी बारिशें ख़त्म नहीं हुई हैं। एज वी स्पीक राइट नाउ मैं कराची की सड़कों पर हूँ और अभी भी इस वक्त बारिश चल रही है, तो अभी और काम होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह काम किया जाएगा।
अच्छा, अब क्रेडिट इसका कोई भी ले, बट मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर बेहतरी आई है। और मैं सिर्फ हकाइक बयान करने के लिए आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि कराची में सिर्फ 3 नाले नहीं हैं, 3 तो वो बड़े नाले हैं, 514 छोटे नाले हैं, और उन छोटे नालों को केएमसी ने साफ किया है। सिंध गवर्नमेंट ने उनको बैक किया था, सिंध गवर्नमेंट ने उनको फंड्स प्रोवाइड किए थे, जिसकी वजह से आपको सिचुएशन बेहतर नजर आ रही है। तो अब कराची वाले फैसला करेंगे कि किसको क्रेडिट लेने की जरूरत है, किसको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। बट ग्राउंड रियलिटी है कि जो शख्स भी सड़क पर गुजरा है उसने म्यूनिसिपल स्टाफ को काम करते हुए देखा है, उसने म्यूनिसिपल सर्विसेज को काम करते हुए देखा है, चाहे वो केएमसी की हो, चाहे वो डीएमसी की हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट की हो, चाहे वो वाटर बोर्ड की हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा, आप खुद इस बात का तस्करा कर रहे हैं 11 सितंबर तक ये बारिश का सिलसिला इसने जारी रहना है। अब अगर ये बारिश ज़्यादा होती है तो इससे निमटने के लिए क्या किया जा रहा है? इंतज़ामिया खुदा न खास्ता एक बार फिर फेल तो नहीं हो जाएगी? अगर हैवी रेन होती है, ज़्यादा पानी से निमटने के लिए तैयारी कर ली है आपने? किरण, ज्यादा बारिश से निमटने की तो तैयारी कोई कह नहीं सकता, बिकॉज वी डोंट नो किस किस्म की बारिश होगी। आपको याद होगा जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था वो अनप्रेसिडेंटेड था, उस तरह की बारिश पिछले 100 सालों में कराची शहर में नहीं हुई थी, तो नेचुरली उसकी प्रिपरेशन हो नहीं सकती थी। लेकिन अगर नॉर्मल बारिश होती है, अगर बारिश वक्फे के साथ होती है, तो मैं समझता हूँ फिर मौका मिलता है जो आपका म्यूनिसिपल स्टाफ है कि वो पानी का वे आउट निकाल सके, उसके अखराज को यकीनी बना सके। और पिछली बारिशों में भी और आज जो सुबह अर्ली मॉर्निंग या कल रात की जो बारिश थी, उसमें जो सक्सेस स्टोरी है वो यही थी कि अमला मौजूद था, वो मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रहा था, और जैसी बारिशें रुकी, जहाँ जहाँ पर पानी के वो जगहें थी जहाँ पर हिस्टोरिकली पानी जमा होता था, वहाँ पर आपने मोटरों को लगाया हुआ था ताकि पानी को निकाला जा सके। इसके साथ साथ जो कुछ और अच्छी हिकमत अमली की हमने, जैसे कि वजीर मेंशन का पुराना एरिया, खारादर का पुराना एरिया, यहाँ पे हर साल बारिश में पानी जमा होता था, वहां पर सिंध हुकूमत ने नई ड्रेन डाली, एक नया पानी के आउटलेट को डेवलप किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि पानी वहां पर जमा नहीं हुआ। शारे फैसल पे नर्सरी के मकाम पे गुलिस्तान जफर की सोसाइटी पे एक नई ड्रेनेज की लाइन डाली, जिससे नर्सरी का जो नाला था उसके प्रेशर को हमने बाइफरकेट किया, उसको डिवाइड किया। उसका नतीजा ये हुआ कि गुलिस्तान जफर में भी कोई परेशानी नहीं हुई और नर्सरी के एरिया पे नहीं हुई। इसी तरह स्टार गेट और जो नाता खान ब्रिज है वहां पर भी ये हमने किया। इसी तरह हमने सखी हसन की जगह पे ये किया, अपना नागिन चौरंगी की जगह पे किया। तो ये तमाम वो सक्सेस स्टोरीज हैं जिससे हमको फायदा हुआ। और जहाँ जहाँ पे सही आप कह रहे हैं अगर वक्फे से बारिश होती है तो निकासी का सिस्टम बनता रहेगा, जो खाकरोच या जो अमला मौजूद है वो काम करता रहेगा। सर आप ये जो बात करें 514 नालों का जो सिंध हुकूमत ने जिस पर काम किया है, हलीम आदिल शेख साहब भी क्योंकि मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पीटीआई की तरफ से क्रेडिट लिया जा रहा है, तो हलीम साहब की आप बात सुन रहे हैं, आप किसको क्रेडिट देंगे? मुर्तज़ा वहाब को क्रेडिट देंगे या वफाकी हुकूमत को क्रेडिट देंगे? सर देखिए, क्रेडिट तो अवाम ने देना है या नहीं देना है, आपने देना है या नहीं देना है, लेकिन हम अपने जो वफाक की जानिब से 3 बड़े नाले हैं, मतलब इसका कोई मैच नहीं है, 3 बड़े नाले, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, वो तीनों अलग नाले। उसके अलावा ये बड़े नाले हमें दिए गए थे वफाक को, जो एनडीएमए के ज़रिए जिनको क्लियर कराया गया, और 80 to 85% काम नज़र आ रहा है और वो काम होता हुआ भी नज़र आया है। उनके जो मकीन थे उनके किराए के पैसे भी फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। उसके अलावा वहाँ जो लाइनें टूटनी थी, रोडें टूटनी थी, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। वो काम तो नज़र आ रहा है। 41 नाले थे जो कि केएमसी के थे और तकरीबन 500 नाले डीएमसी के थे, जो नाले इलाकाई नाले होते हैं। मैं कहना चाहता डीएमसी के तो तकरीबन 541 हैं ये टोटल मिलके, लेकिन ये छोटे छोटे नाले हैं। और दूसरी मैं बताना चाहता हूँ, एक तो वो 3 बड़े नाले, उसमें भी सॉलिड वेस्ट का कचरा दोबारा भरने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन मैं पूछ रहा, हम तो अपने तीनों नाले आपको विजिट भी कराते हैं, आप जाइए कल देख कर आइए। मैं चाहता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब अपने कोई भी इन 541 में से जाएं, कल हमें बताएं कि जी हमने ये नाला हमने साफ़ किया। चूँकि 1 महीने पहले हमने वज़ीर आला साहब का बयान सुना था, वो कह रहे थे कि जी हमें जब तक बैरिया टाउन वाले पैसे नहीं दिए जाएंगे जो कोर्ट में पड़े, उस वक्त तक हमारे पास पैसे नहीं है। जबकि उस वक्त जब ये 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स का डिसाइड हुआ था, उस वक्त ये डिवीजन हो गया था कि जी ये 3 बड़े नाले और लियारी नदी और मलिर नदी की और असल शक्ल में बहाली ये वफाक के पास थी। अब मैं कहना चाहता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो कहा
कि इस दफ़ा वैसी बारिश नहीं हुई थी। इस दफ़ा पिछली दफ़ा 200 मिलीमीटर बारिश थी, इस दफ़ा 60 मिलीमीटर बारिश थी। पिछली दफ़ा सूरत हाल और थी, और पिछली दफ़ा जो डूबा था, औरंगी डूबा था, आप खुद फंसी थी बस के अंदर, और ये नागन चौरंगी डूबा था। उसी के कुर्बो जवार में ये सारी बड़ी बड़ी रोड्स जो थी वो पानी के अंदर थी। मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ, अगर ये बड़े नाले प्राइम मिनिस्टर एक्शन ना लेते और 35 अरब रुपए एनडीएमए के जरिए दिए गए, और उसके में अभी 33 किलोमीटर रोड बननी है, अभी बहुत कुछ होना है। लेकिन ये बात जरूर है, एक चीज मैं कहता हूँ कि इस दफा सुबह के वक्त लोग रोडों पर काम करते नजर आए, बड़ी बड़ी रोडों पर, लेकिन कराची के मजाफात के हाल, जहां 541 नाले साफ नहीं हुए। मैं गया हूँ तीनों दिन जाकर, मैंने न्यू कराची, नागन चौरंगी, भैंस कॉलोनी, जो मजाफाती इलाके थे, वहां मैंने हलीम साहब जिन नालों के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मुर्तजा खुद निकल रहे हैं बाहर, रोड्स पर मौजूद हैं खुद, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस बात का जवाब दे सकते हैं। मुर्तजा साहब, आपको ना चैलेंज कर रहे हैं ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब, कह रहे हैं कि 3 बड़े जो नाले साफ करवाए विफाक ने, आप ये जो 514 या 541 में से कोई 3 नाले दिखा दीजिए सर। चले जाएं फिर कल कहीं कोई नाला देखने जो क्लियर हो चुका हो सर। पीटीआई को एक बड़ा कमाल हासिल है कि जब कुछ अच्छा होता है तो वो कहते हैं हमने किया है, और जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं जी सिंध हुकूमत ने किया है। अभी बारिश अंडर कंट्रोल है तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ कमाल एनडीएमए की वजह से, फेडरल गवर्नमेंट की वजह से हो गया। अगर अल्लाह ना करे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या सारा मलबा फिर, ये जिस तरह सारा क्रेडिट अभी फेडरल गवर्नमेंट ले रही है, तो सारा मलबा फिर फेडरल गवर्नमेंट उठाएगी। अगर सुबह नागन चौरंगी पे पानी था और उस पानी को क्लियर किया गया, तो वो एनडीएमए ने क्लियर नहीं किया, वो आपकी डीएमसी सेंट्रल की टीम ने किया। डीसी सेंट्रल वहां मौजूद था, केएमसी का अमला वहां मौजूद था। अगर नीपा चौरंगी पर पानी जमा हुआ तो वो किसी एनडीएमए ने, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसी वफाकी वजीर ने नहीं किया, वो यही म्यूनिसिपल स्टाफ ने किया। इसलिए मैंने आपको कहा, किरण, मैं चाहता तो आपके कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कहता कि हाँ जी मैंने बड़ा काम कर लिया। मैंने क्रेडिट किसको दिया? उन लोगों को दिया जो काम करें, जो ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं। इनको भी थोड़ा सा पीटीआई को ख्याल करना चाहिए कि ये जो भी इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इसका जो असल जिम्मेदार है ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑन ग्राउंड पर रहकर काम किया। तो अगर ये कहते हैं कि क्रेडिट हर चीज का इनको जाता है, तो आज इनसे अंडरटेकिंग ले लें कि अगर कोई अगले 2, 3, 4 रोज में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो सारा डिस्क्रेडिट क्या वफाकी हुकूमत के ऊपर जाएगा? बिल्कुल ठीक है, मैं जरूर पूछूंगी, लेकिन मुझे मुर्तजा जरा यहाँ पर प्लीज, हर चीज के ऊपर इनको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैंने नोट कर लिया। मैं ये पूछती हूँ हलीम साहब से कि फिर अगर सिचुएशन खराब होती है तो क्या आप उसका भी जिम्मेदार फिर एनडीएमए को, विफाक को ठहराएंगे? लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस सिचुएशन को देख रही हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इस वक्त बेहतरीन शहर में काम हो रहा है, तो आप यहाँ पर ये क्रेडिट देंगे या इस बात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग लगाते रहे पहले, उनके मामलात उस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब रहती थी? मुर्तजा साहब देखिए, मैं समझता हूँ कराची में काम का इतना बैकलॉग रहा है पिछले 5 सालों में कि कोई भी उस मलबे को फौरन ठीक नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए इस बात का एतराफ़ करना चाहिए। पिछले 4 सालों में जो हलीम आदिल शेख साहब के इत्तेहादियों ने इस शहर के साथ किया है वो सबको पता है। जो वफाकी हुकूमत ने भी पिछले सालों में कराची को इग्नोर किया वो सबको पता है। अगर प्राइम मिनिस्टर आपके भी इत्तेहादी थे वैसे? बिल्कुल, सबके इत्तेहादी रहे हैं, और ये कराची वालों को अब समझ आ गया है कि ये इत्तेहादी बनते इसलिए कि उनको इख्तिदार मिल सके, इनका कराची वालों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा, अभी इट हैज जस्ट स्टार्टेड। बारिश की जो सिचुएशन है, अल्लाह करे कि अंडर कंट्रोल रहे। मैं ये कभी भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि हर चीज को हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मैं ये बात आपको जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि सारे कराची का म्यूनिसिपल स्टाफ जो है वो आपको सड़कों पर नजर आएगा, काम करते हुए नजर आएगा, ताकि जो भी परेशानी हो उस परेशानी को कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुर्तजा, एक ये तासुर भी है कि नालों को ब्रेक किया गया, तोड़ा गया, जिसकी वजह से निकासी का सिस्टम बेहतर हुआ है, ऐसा है? अच्छा, नालों को नहीं तोड़ा जाता, होता ये है कि बहुत सारी जगहों पे ड्यू टू कंस्ट्रक्शन कोई बैरियर आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है। कभी कभार आपका जो ड्रेनेज का निजाम है वो किसी जगह से चोक हो जाता है और पानी वहां से ले नहीं रहा होता, तो आपको पानी का एक मुतबादिल रास्ता निकालना होता है। वो तमाम चीजें की जाती हैं जो कि आपको करना पड़ता है। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जब हालिया बारिश हुई तो शारे कायदीन पे जो सीवरेज सिस्टम था वो चोक करके ओवरफ्लो कर गया, तो पानी बैक मारा था, पानी सिस्टम में नहीं जा रहा था। हालांकि जो उसका ड्रेनेज सिस्टम था, उसका जो नाला था वो सही चल रहा था,
तो हमने एक ऑल्टरनेट क्रिएट करने के लिए उस पेवमेंट को काटा ताकि पानी को हम एक ऑल्टरनेट के तौर पर मूव कर सके, और नतीजा ये हुआ कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर शारा कायदीन पे जो पानी था वो पानी सारा क्लियर होके वो जो नया नाला हमने बनाया है गुलिस्तान जफर की तरफ जाने वाला, उससे या नर्सरी के नाले से वो महमूदाबाद ड्रेन की तरफ चला गया। सही सर, एक और सवाल मैंने इंपॉर्टेंट आपसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ आपकी नॉलेज में जरा ले आऊँ। लियाकताबाद से सर बड़ी शिकायतें मौसूल हो रही हैं, स्कूल्स के सामने वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, बच्चों को स्कूल्स की छुट्टियाँ दी जा रही हैं। आपको पता है कोविड की वजह से अभी स्कूल्स वैसे ही 1.5-2 साल बंद रहे हैं, अभी पानी की वजह से छुट्टियाँ दी जा रही हैं। प्लीज़ इस पर ज़रूर काम कर लीजिएगा, उस तरफ देख लीजिएगा। अब मुझे बता दें मुर्तज़ा साहब, कराची के शहरियों के बिल्स में सर KMC टैक्स लगाने की बात हो रही है और इसके लिए वफाक की इजाज़त दरकार है, मिलनी चाहिए इजाज़त सर? मैं जवाब दूं उसका? जी जी जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर। हलीम आदिल शेख साहब। किरण, ये कोई नया टैक्स नहीं है, ये 2008 से कराची शहर में लागू है, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के नाजिम होते थे और कानून के मुताबिक इसको लागू किया गया। सिर्फ अब की बार मैंने फैसला ये किया कि KMC की अपनी इंतजामिया से ये टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। इस टैक्स का पोटेंशियल KMC की अपनी किताबों में 1 अरब रुपए है और कलेक्शन होती है सिर्फ 21 करोड़ रुपए, और पर घर कोई 200 रुपए कलेक्ट किए जाते हैं। वो सही कलेक्शन नहीं हो रही, इसमें शायद पैसों की चोरी होती है, पिलफरेज होती है। तो उसको रोकने के लिए हमने फैसला किया कि K इलेक्ट्रिक का एक बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन वाला तरीका है जिसके अंदर कोई मुर्तज़ा साहब, मुझे सिर्फ इसका जवाब हलीम साहब से लेने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ कि मुझे इस मसले को ना थोड़ा सा समझना है। कल भी हमने कोशिश की थी इस पे समझने के लिए। सर आप बता दें हलीम साहब, इजाजत मिलनी चाहिए? पहले मैं किरण आपसे छोटी सी बात करूंगा। आपने एक सवाल किया था मुर्तज़ा वहाब साहब से, चूंकि लॉजिक पे बात होनी चाहिए। पहले इनका काम जो था तर्जुमानी का, उसमें सब चलता था इधर से उधर से, अब तो 2 और 2 4 की बात होती है ना। मैंने सवाल किया था कि हमने अपने 3 बड़े नाले बता दिए, दिखा दिए, आप चलिए जो चाहे चले, अच्छे बुरे मौजूद हैं, बहुत कुछ हो चुका है उसमें। आपने कहा था कि 541 में से 3-4 नाले तो दिखा दीजिए अपने जाके। एक जवाब नहीं आया, घुमा के ले आए हलीम आदिल ने ये कर दिया, PTI ने ये कर दिया, अच्छाई करती है बुराई करती है, मेरा स्टाफ आया। तो लॉजिक की बात हो तो जो इन्होंने जिम्मेदारी ली क्या करेंगे? अब K4 है, 13 साल में 13 अरब और 12 साल में 12 अरब और 12 साल जाया कर दिए। अब K4 हम बना रहे हैं, वापदा ने हवाले हो गया। मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। आप जब K इलेक्ट्रिक पे गई है ना, उसकी भी कराची में लाइनें कौन देगा? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसका जवाब नहीं दिया, एक नाला इन्होंने साफ नहीं किया और सारा काम हमने किया। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, बारिश अगर खुदा ना खास्ता ज्यादा आती है तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी बनती है, चूंकि KMC और DMC के नाले साफ नहीं किए गए, करने चाहिए थे, नहीं किए गए। अब मैं आता हूँ, जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि जी ये K इलेक्ट्रिक के जरिए जो है टैक्स की वसूली। देखिए कराची आज भी 90% टैक्स जो है सूबे सिंध का कराची देता है, 67% मरकज़ के रेवेन्यू भी कराची देता है, लेकिन बर्फ गिरती है तो सिर्फ कराची वालों के ऊपर गिरती है। बात यह है कि अगर माशाल्लाह इतने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ गए हैं, माशाल्लाह बड़े बासर हैं, तो इनको तो KMC की परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए ना। मतलब है कि कहते हैं KMC नाअहल है, KMC का अमला नाअहल है, वो टैक्स कलेक्शन में चोरी करता है। देखिए अभी चीज़ आने तो दें, चाह क्या रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, देखेंगे उसको। लेकिन एज अ कराची के बैसियत नुमाइंदे के मैं कहना चाहता हूं कि सारा पहले जो सब कुछ ले लिया, कितना आपने कराची पे खर्च कर दिया? क्या आपने वाटर बोर्ड आपके पास, सॉलिड वेस्ट आपके पास, आपके ये शहर का सारा सीवरेज का निज़ाम आपके पास, सब कुछ तो SBC है आपके पास, एनवायरनमेंट आपके पास, लेबर आपके पास, फैक्ट्री के आज तक फैसले नहीं हो सके। बात यह कि मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमानी अच्छी काफी मूव कर रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त है इनकी, लेकिन बात यह है एक बुलेट प्रूफ गाड़ी, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो 20 कैरेट का उसका वो होता है, वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो सदर वजीर आजम और CM के पास होती है, उसके अंदर फिर भी अभी आने दें, फिर पहले आप लोग देखेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे ना कि इजाजत देनी है या नहीं देनी। मोहम्मद हुसैन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। मुझे हुसैन साहब सर ये जो जी एक सिर्फ बात, कता कलामी माफ, सिर्फ एक बात मैं कर सकता हूँ? जी कहिए। देखिए कितनी खूबसूरत बात की हलीम आदिल शेख साहब ने कि अगर बारिश का पानी जमा नहीं हुआ तो इसका क्रेडिट जाता है 3 नालों की सफाई पे, और अगर बारिश का पानी जमा हो जाता है तो वो इसलिए जमा होगा कि KMC ने और DMC ने अपने नाले साफ नहीं किए। ये मुझे बताइए कौन सी मंतक है ये? अगर कराची में आज पानी जमा नहीं हुआ, इसका मतलब आपने अपने ड्रेनेज के निजाम को ठीक किया,
और वो जहाँ पे एनडीएमए ने काम किया वहां पर सूबाई हुकूमत ने काम किया, वहां पर केएमसी डीएमसी ने काम किया। सही सर, मैं आती हूँ, दोनों ने मिलकर काम किया सर, ठीक है दोनों ने मिलकर काम किया सर। मैं आती हूँ ना आपकी तरफ, ये लोग खुद ले जाते हैं। मुर्तज़ा साहब मैं आती हूँ ना आपकी तरफ, जरा हुसैन साहब का कमेंट लेने दें। हुसैन साहब, आप एक तरफ इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सर आप क्या समझते हैं केएमसी अभी ताज़ा संभाल के हटे हैं आप लोग, ये जो टैक्स की बात हो रही है लगना चाहिए सर? देखें किरण, ये जो जिस टैक्स की बात हो रही है, मैं तो इसको कोई बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं समझता। सही, वो इसलिए कि जो शहर सिंध के रेवेन्यू के 95% हिस्सा देता हो, ये तकरीबन जाके बनता है 241 अरब 56 करोड़ हर साल जो सूबा देता हो, जो शहर देता हो। और देही सिंध से 1.1 बिलियन यानी 1.1%, 98.9% शहरी सिंध देता है, 1.1% देही सिंध देता है। तो ये 2 अरब 3 अरब 9 अरब की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। कराची वाले जहां वफाक को हजारों अरब रुपए दे सकते हैं, वहीं सिंध गवर्नमेंट को जहां 300 अरब रुपए दे रहे, कोई मसला नहीं है 8-9 अरब के लिए कि अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इश्यू क्या है किरण, बात यह है कि मुर्तजा वहाब साहब माशाल्लाह इसी कराची के रहने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग है, माजिर हैं। इनकी वालदा के साथ भी मैंने काम किया है, वो MNA थी, मैं MP था, मिनिस्टर बल्दियात था। वो खुद पीपुल्स पार्टी से परेशान थी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध के शहरी इलाकों में डिलीवर नहीं कर रही है। मुझसे खुद उन्होंने कई मर्तबा कहा। अब बात ये, मुर्तजा वहाब को तो इन्होंने चारा बना के डाल दिया है। बेहतर तो ये होता कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन कराती, 3 महीने के बाद बल्दियाती इलेक्शन करा के जिसको भी कराची, हैदराबाद या बल्दियाती पूरे सिंध में लोग मुंतखब करते, उनको बल्दियाती इदारे सौंप देती। लेकिन ये एक साजिश के तहत इन शहरी इलाकों के बल्दियाती सिस्टम को रोका गया है। उसकी बुनियादी वजह क्या किरण, देखें ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, आज बारिश हो रही है कल खत्म हो जाएंगे। सही है, परमानेंट इश्यूज ये हैं। ठीक है, आप ये समझते हैं ये जो टैक्स वाली मैं आपसे बात कर रही थी, आप समझते हैं ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है? मुर्तजा साहब, ये जो KMC टैक्स है ये तमाम कराची वालों से सर वसूल किया जाएगा? किरण, सबसे पहले तो जो आप बार बार कह रही है टैक्स लागू किया जा रहा है, ये टैक्स ऑलरेडी लागू हुआ है, सिर्फ उसके लेने के तरीकेकार को चेंज किया जा रहा है ताकि चोरी ना हो सके। तो ये टैक्स नया टैक्स नहीं है, ये पुराना टैक्स है। और ये तमाम कराची के ऊपर जहाँ KMC की DMC की जुरिस्डिक्शन है वहां पर लागू किया जाएगा, उनसे लिया जाएगा। और क्वांटम बड़ा कम है। मैं मोहम्मद हुसैन साहब ने जो ये बात की है कि कराची वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो अपने शहर की बेहतरी के लिए और अपने शहरी इदारे को एम्पावर करने के लिए, फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करने के लिए वो 200-250 रुपए माहवार की कंट्रीब्यूशन दे, कोई बड़ी बात नहीं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ने दिया है और मैं पूरी उम्मीद हूं। मुझे आपकी बात से समझ आया, KMC एंड DMC के जो एरियाज हैं वहां से ये वसूल किया जाएगा, सिर्फ पूरे कराची से वसूल नहीं होगा? जी, नेचुरली कंटोनमेंट एरिया से नहीं लिया जाएगा, बस कंटोनमेंट अपना म्यूनिसिपल टैक्स खुद इकट्ठा करती है। बट बाकी कराची के चूंकि जितने भी नाले, उनके ड्रेन्स की सफाई करना KMC की जिम्मेदारी है। बाकी जो सड़कें वगैरह ठीक करना वो KMC की जिम्मेदारी है, जो कि पूरे कराची के अंदर लोग गुजरते हैं। तो इसलिए उन तमाम चीजों बिल्कुल ठीक है, ये लागू किया जाएगा। मैं एक चीज किरण, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी KMC अपने पैरों पर खड़ा हो, अगर हम चाहते हैं कि जो आइंदा मेयर आएगा उसकी जेब में पैसे हों, मैं समझता हूँ इस प्रपोजल को हम सबको मजबूत करना चाहिए, इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए ताकि KMC के पास पैसे हों। जो भी मेयर होगा वो पैसे इस शहर के ऊपर लगाएगा और शहर की बेहतरी हो पाएगी। तो जिस तरह मोहम्मद हुसैन साहब ने पॉजिटिव बात की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत भी इसी तरह पॉजिटिवली इस टैक्स को लेगी और हमारी मदद करेगी ताकि हम KMC को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। बिल्कुल, उम्मीद भी यही है कि फिर वो लगते हुए भी नजर आए। मुर्तजा साहब, अब ये टैक्स से जमा होने वाला ये पैसा सर नेपरा के जरिए KMC को आएगा, ये सिंध हुकूमत के पास जाएगा? ये सिंध हुकूमत के पास बिल्कुल नहीं आएगा, ये K इलेक्ट्रिक जमा करेगी और बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन उस पैसे को KMC के अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा। मैं आज ये ऐलान करता हूँ आपके चैनल पे कि उस टैक्स की मद में जो माहवार पैसा हमारे पास जमा होगा उसको KMC की वेबसाइट पे दर्ज कर दिया जाएगा
और उस पैसे से जो अखराजात होंगे, जो डेवलपमेंट की स्कीमें दर्ज की जाएंगी, उन तमाम चीज़ों को केएमसी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंट रहे, शफाफ रहे और कराची वालों को पता हो कि उनका पैसा किस चीज़ के ऊपर खर्च हो रहा है। सही। अच्छा, आपने खुद इस बात को क्लियर कर दिया कि केएमसीज एंड डीएमसीज से वसूल किया जाएगा, कंटोनमेंट एरिया से नहीं होगा। अब सर, ये जो डीएमसीज वाला जो एरिया होगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो रकम होगी ये क्या पूरे कराची पर सर्व होगी या फिर जिन एरियाज से आप कलेक्ट कर रहे होंगे वहीं पर ही सर्व किया जाएगा? किरण, ये कराची के अंदर 105 सड़कें हैं जिसको मेंटेन करना केएमसी की जिम्मेदारी है। तकरीबन 450 नाले हैं जिनको मेंटेन करना, लुक आफ्टर करना केएमसी की जिम्मेदारी है। 13 अंडरपासेस हैं, तकरीबन दर्जन भर फ्लाईओवर्स हैं। ये तमाम एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी केएमसी की है। तो नेचुरली ये तमाम चीजें करने के लिए केएमसी के पास पैसे होने चाहिए ताकि वो उन चीजों के ऊपर खर्च कर सके। तो उन तमाम जगहों पे, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन अखराजात को किया जाएगा ताकि कोई ब्रिज हो, कोई अंडरपास हो, किसी एरिया का पार्क हो, वहां पर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। हलीम आदिल शेख साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, आपका वैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो इस वक्त तो कम बारिश हुई है, 60 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो सूरत हाल मैनेज हो गई। उम्मीद मैं यही करती हूँ कि अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो फिर ज़्यादा मैनेज भी हो जाए, सिस्टम भी अच्छा चले। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। आज की सबसे अहम खबर, CIA सरबराह विलियम जोसेफ बर्न्स की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है, जिसमें DG ISI भी मौजूद थे। CIA सरबराह का 3 माह में पाकिस्तान का नाज़रीन ये दूसरा दौरा है। हालिया मुलाकात में ख़ित्ते की सलामती और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई है। अस्करी क़यादत ने अमरीका को बावर करवाया, कहा पाकिस्तान अपने बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स की ख़ित्ते में अमन के लिए मुआवनत करने के लिए तैयार है और अफ़गान अवाम के खुशहाल मुस्तक़बिल के ख्वाह हैं। CIA सरबराह ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है, ख़ासकर इनख़ला के कामयाब ऑपरेशन की कोशिशों को सराहा है। दूसरी तरफ नई अफ़गान हुकूमत ने 9/11 को हलफ उठाने का ऐलान किया है। ये वही तारीख़ है जिस पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और अमेरिका ने चंद रोज़ बाद ही अफ़गानिस्तान पर हमला करके तालिबान हुकूमत का ख़ात्मा किया था। तालिबान काबीना अरकान का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। चंद दामों पर अमेरिका को एतराज़ है, जिस पर अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत के चंद अरकान पर अमेरिका को तशवीश है। तालिबान हुकूमत के अबूरी सरबराह मोहम्मद हसन अक़ुंद अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की लिस्ट में है। वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी FBI की ब्लैक लिस्ट में है, जिस पर तालिबान की जानिब से ये रद्द-ए-अमल आया कि हक्कानी और उनके अहले खाना इस्लामी इमारात का हिस्सा है। उनका न तो कोई अलग नाम है, न ही अलग तंजीम। दोहा मुआहदे के मुताबिक इस्लामी इमारात के तमाम अरकान अमरीका से मुज़ाकरात का हिस्सा थे। इन तमाम अफराद के नाम अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी ब्लैक लिस्ट से निकाल देने चाहिए थे। ये हमारा जायज़ मुतालबा है। अमरीका का ये मौक़िफ़ न सिर्फ नाज़रीन दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये ख़ुद अमरीका के मफाद में ही नहीं, अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान की दाखिली सूरत हाल की बात करूँ तो कतरी हुकाम के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और अब ये 90% ऑपरेशनल है। इस ऐलान के बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर दोबारा बाहर जाने वाले लोगों की कतारें अब दिखाई देने लगी हैं, नज़र आने लगी हैं। अयाज़ वज़ीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं अफ़गान उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ साहब आपका। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, CIA सरबराह ने सर आज आर्मी चीफ से मुलाकात की है। अमेरिका पाकिस्तान से कैसा ताउन चाहता है सर? इससे कबल CIA चीफ ने मुल्ला ब्रदर से मुलाकात की थी। देखिए, यकीन करें उस मीटिंग के अंदर मैं मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैं मजाकन कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या बातचीत हुई होगी, लेकिन जाहिर बात है, अंदाजा लगाते हैं कि वो अपने अमेरिकन इंटरेस्ट के सिलसिले में हमारे आर्मी चीफ के पास आया होगा, और तो मुझे बात समझ नहीं आती। और वो इंटरेस्ट भी अफगानिस्तान रिलेटेड सिलसिले में होगा। उस बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, हुकूमत उन्होंने बना ली, उसके आइंदा कैसे चाल चलन होगी या क्या करना है, या अमेरिका और यूरोप में क्या रिएक्शन देना है, उस सिलसिले में भी ब्रीफिंग दी होगी।
और जाहिर बात है हिंदुस्तान से मेरा ख्याल है वो यहाँ आए थे, तो वहाँ से भी कोई खबर लगता है कि लाई होगी। तो आई डोंट नो, मैं तो इन चीज़ों पे सोचता हूँ कि शायद उस सिलसिले में इनकी तशरीफ आवरी हुई होगी। बाकी तो अल्लाह ही जानता है, हम मफरूज़े पे चल रहे हैं। सर हलफ बर्दारी के लिए जो डेट अब अनाउंस की गई है, जो डेट रखी गई है सर, 9/11 का इंतजार कर रहे थे आपको लगता है, या फिर आपसी इख्तिलाफात थे जिनको काबू पाने में वक्त लग गया? नए इख्तिलाफात तो बेशक होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल विंग और मिलिट्री विंग जो तालिबान का है, ये दो तो मालूम है कि एक फौजी ताकत का जैसे हमारी फौज है और एक पॉलिटिकल है जैसे हमारी सियासी हुकूमत है। तो उनकी भी जो फौजी ताकत है वो मुल्ला उमर साहब के जो बेटे हैं याकूब साहब वो हेड कर रहे हैं शायद, और दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उस्तान अफजाई साहब हैं, हकानी साहब वगैरह, ये लोग थे। तो इनमें ये टसल ज़रूर हुआ होगा, अगर ना भी हो कि हर एक जाहिर बात है 20 साल जिहाद किया, लड़े, जब बारी आ गई वहाँ पे हुकूमत चलाने का, अफगानिस्तान को डिलीवर करने का, तो दोनों तरफ से लोग चाहते होंगे कि उसमें रोल अदा कर ले। तो अब जाहिर बात है वो मशवरा उन्होंने, फैसला उन्होंने, मुशावरती जो उनकी कौंसल है या जो तरीका है अमीरुल मोमिनीन के अप्रूवल के साथ, जो उनका अमीरुल मोमिनीन है सही, उसके अप्रूवल के बाद किया होगा। और 11 सितंबर 9/11 का तारीख मेरा ख्याल है तालिबान ने एक लिहाज से इसलिए भी चुना होगा कि वो तारीख तो तालिबान के लिए बहुत ही अहमियत इसलिए रखता है कि उनकी हुकूमत गिराने का भी फिर फैसला हुआ। फिर इनको, इनमें से अक्सर तो नहीं, कुछ लोग 5-6 शायद, जिनको उन्होंने पकड़ा और गुंटानामे बे में रखा, बिल्कुल बर्दाश्त की। बिल्कुल सर। तो सर मुझे ये बताइए है कि उसी तारीख पे उसी तरह वो क्या कहते हैं, इनका जवाब पत्थर से देने वाली ठीक है आया साहब। सर मुझे ये कहिए, सिराजुद्दीन हकानी की काबीना में शमूलियत के सर क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं तालिबान को, किस हद तक जा सकता है अमेरिका इस मामले पर? हकानी साहब के बारे में इस वक्त उंगलियां उठाना मेरा ख्याल है बेसूद इसलिए है कि हकानी साहब जब दोहा में थे तो उधर यही सुपर पावर इसके सामने बैठ के उनके साथ मुआहदा कर रहे थे, उनके साथ पॉलिटिकल डीलिंग कर रहे थे, और उनके आर्टिकल अगर मैं गलत न कहूँ तो अमेरिकन अखबारों में छपे थे। तो अगर ये चीज़ें अमेरिका को उस वक़्त काबिल कबूल थी, अपने फौजों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए हकानी के साथ डील कर रहे थे, तो अब अगर हकानी साहब अपने मुल्क के ऊपर वज़ीर ख़ारजा बना दिए गए तो कौन सा क़यामत टूट पड़ा। ये तो अजीब, ये लाजिक समझ नहीं आती। अगर एतराज़ होता शुरू से कर लेते कि इस आदमी के सिर पे तो हमने इतने पैसे रखे, इसके ऊपर हमने पाबंदियां लगाई है। अच्छा सर, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी पिछले 20-25 दिनों में तो सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी, ख़वातीन एंकर्स भी टीवी पर मौजूद थी, स्टडीज़ की भी इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन अब खेलों के हवाले से एक बात आ रही है, खेलों पर पाबंदी के, ख़वातीन के खेलों पर पाबंदी की बात हो रही है। सर ऑस्ट्रेलिया ने तो नाराज़गी का इजहार कर दिया है, वो कह रहे हैं कि हम फिर इनके साथ क्रिकेट मैच ही नहीं खेलेंगे। अब दूसरी तरफ ICC की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो इस तरह तो सर फिर सियासी तन्हाई का शिकार नहीं होंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर? सर देखो, इन्होंने तो ऐलान कर लिया कि हमारी हुकूमत इस्लामी इमारत की हुकूमत होगी और वो शरीयत के मुताबिक होगी। अब कौन सी चीज़ शरीयत के मुताबिक है, कौन सी नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनको एतराज़ शायद इस एंगल से है और दुनिया को ये एंगल नहीं चाहिए। वो अफगान कल्चर, ट्रेडिशन या तालिबान की जो हुकूमत चलाने का तरीका है उसको सामने नहीं रखते। अपनी मर्जी या दुनिया जो कुछ करती है वो कहते हैं कि अफगानिस्तान भी उसी तरह कर ले, ख़वातीन भी क्रिकेट खेले, ख़वातीन भी उसी तरह उन कपड़ों में वहाँ घूमे फिरे। तो ये तालिबान के अभी जो हुकूमत आई है उनके साथ ये चीज़ें नहीं चलती। तो आई डोंट नो कितना इस्लामिक है, नहीं है, इस पर तो मैं फतवा नहीं लगा सकता, मेरी इल्म इतनी नहीं है। लेकिन तालिबान का अपना एक स्टाइल है चलाने का, उनको भी पता है
कि बाहर दुनिया इन चीज़ों पे एतराज़ करेगी। किस तरह से देख रही है? बिल्कुल ठीक है अयाज वजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप मौजूद थे। क्विकली नाजरीन आगे बढ़ रही हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों मुसलसल मनफी खबरों की जद में है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से सीरीज़ और वर्ल्ड T20 के लिए स्क्वाड का ऐलान होते ही सिलेक्शन से मुताल्लिक जो नए नए तनाज़ात सामने आ रहे हैं, मिसबाह उल हक हेड कोच और वक़ार यूनुस बॉलिंग कोच के ओहदों से मुस्ताफ़ी हुए। ख़बरें सामने आई कि मिसबाह ने सिलेक्शन मामलात में मुशावरत न करने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। इसके बाद कप्तान बाबर आजम ने भी सिलेक्शन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। नामजद चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की क्रिकेटर्स से मुलाकात में उठने वाले सवालात भी मीडिया में आए। बाज़ साबिक क्रिकेटर्स ने PCB ऑफिशल्स पर तनाज़ात की आग भड़काने का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा जा रहा है कि सिलेक्शन के हवाले से कप्तान बाबर आजम के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार हैं। गुज़िश्ता दिनों उनसे टेस्ट क़यादत वापस लेने की इत्तलात भी सामने आई थी। ऐसा लग रहा है कि रमीज़ राजा आने से पहले ही मुतनाज़े हो गए हैं। एक तरफ ये मामलात हैं नाज़रीन, दूसरी तरफ दो साबिक क्रिकेटर एक बार फिर उलझ पड़े हैं। वसीम अकरम ने कुछ अर्सा कबल शुएब अख्तर को अब से पकड़ने के इंकशाफात किए तो पिंडी एक्सप्रेस ने भी भरपूर जवाब दिया। कहा कि वसीम अकरम ज़िंदगी भर खुद क्लब्स में घूमते रहे हैं, अगर मैं चला गया तो क्या हुआ, मैंने अपने बड़ों से ही सीखा है, मेरे बड़े सारे क्लबिंग करते थे। जिस पर वसीम अकरम ने एक प्रोग्राम में उन्हें अहमक और बदतमीज़ करार दिया है। क्या कहा सुनी हुई है इन दोनों के दरमियान। एक तरफ सीनियर प्लेयर्स हैं जो आपस में जुमलेबाजी हो रही है, दूसरी तरफ PCB के अंदर क्या मामलात हो रहे हैं। मुश्ताक अहमद साहब साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं। सर शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। वर्ल्ड T20 स्क्वाड के चुनाव पर बड़ी तनकीद हो रही है सर। कप्तान बाबर आजम को भी चंद खिलाड़ियों की शमूलियत पर एतराज़ है। ऐसे में सर टीम किस तरह से अपना 100% दे सकेगी? क्या बोर्ड को अपने फैसलों में तब्दीली करनी चाहिए या जो भी टीम फाइनल है वो दुरुस्त है, आप समझते हैं? रहीम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जी टीम जो सिलेक्ट हुई है इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो मुझे लग रहा है क्योंकि ओपनर दोनों ऑलरेडी सेटल डाउन थे, जैसे रिजवान है और बाबर आजम है, और इनको जो पिछले कोई 6 महीने साल हो गया कि हम बात कर रहे हैं, सारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट जो हैं वो सारे बात कर रहे हैं कि जी वी नीड पावर हिटर्स इन मिडिल ऑर्डर्स। तो उसको पावर हिटर्स के लिए आई थिंक उन्होंने फोकस किया असफ के ऊपर, शोएब मकसूद के ऊपर और आजम खान के ऊपर। आई थिंक वो उन्होंने कवर करने की कोशिश की और जो UAE की पिचें उनको सामने रखते हुए ये सारा उन्होंने देखा है कि यहाँ पे ये प्लेयर ज्यादा इफेक्टिव होंगे। पहले तो कॉम्बिनेशन टीम का ये है, अगर बाबर को किसी अपनी एज ए कैप्टन उसको अगर टीम का इशू है, अगर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो इस चीज का इल्म नहीं है, बट अगर ये कोई बात अगर इस रूमर्स में सच है तो आई थिंक कैप्टन को अकोमोडेट करना चाहिए एज मच एज वी कैन। उसकी रीजन पता क्या है कि टीम को लड़ाने के लिए कैप्टन ही है जो ग्राउंड में उतरता है और उसी की सारी जो लीडरशिप होती है वही टीम के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो कप्तान को जरूर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और कप्तान की सर बाबर आजम को तो ये तक मैसेज है कि आप परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, सिलेक्शन छोड़ दें। सर रमीज़ राजा ने चेयरमैन बनने से पहले ही सर बड़े फैसले लेने शुरू किए हैं। उनका ये जारहाना अंदाज पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकेगा या जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं इससे मजीद परेशानियां बढ़ जाएंगी? सर देखिए, पहली बात तो रमीज भाई को बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि वो हमारे मैं उनके साथ बहुत क्रिकेट खेला हूँ एंड ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो रही है, मिसबा का चले जाना, रिजाइन देना, वकार का चले जाना, आई डोंट नो कितनी रियलिटी है कि छोड़ के गए हैं या उनको रिजाइन लिया गया है। आई डोंट मतलब जब मेरे पास एविडेंस नहीं है तो मैं अपनी राय को बहुत मजबूती से बयान नहीं कर सकता, मगर एक चीज की बात है कि ये दोनों हमारे लेजेंड्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है। वकार यूनुस का तो स्पेशली मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया से छोड़ के इधर पाकिस्तान को सर्व करने के लिए तीसरी दफा आया और 2 दफा वो हेड कोच रह चुके हैं और 30 दफा वो फास्ट बॉलिंग कोच के ऊपर, बॉलिंग कोच के ऊपर आया है। तो मैं तो ऐसे बंदों की हमें इज्जत भी करनी चाहिए। उसकी रीजन पता है क्या है कि वो अपना इतने बड़े डोमेन को, इतना बड़ा प्लेयर एक बॉलिंग कोच बन के पाकिस्तान को सर्व कर रहा था। अगर वो उसने रिजाइन दिया है किसी इशू के ऊपर, किसी वजह के ऊपर, तो वो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, मगर वकार को उसका क्रेडिट जरूर देना चाहिए क्योंकि वो ही इज अ वेरी गुड कमेंटेटर ऑल्सो। वो अपनी कमेंट्री भी कर सकते हैं, मगर उन्होंने ग्राउंड में आके प्लेयरों को, पाकिस्तान के फ्यूचर के जितने भी, शहीनशाह को बहुत उन्होंने डेवलप किया है। शहीनशाह की बॉलिंग बड़ी तगड़ी हुई है और कुछ और फास्ट बॉलर को लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक ये इन दोनों का चले जाना है इस मौके के ऊपर। एक मुश्ताक तो बहुत साहब, वसीम अकरम साहब कह रहे हैं कि वो इसलिए कोच नहीं बनते हैं कि कल के बच्चों की बदतमीजी बर्दाश्त करना होती है। तो ये क्या तासुर दुरुस्त है सर कि इस मनसब पर जो भी आएगा उसके साथ दीगर खिलाड़ियों का रवैया नामुनासिब भी होता है? सर
देखिए जो वसीम भाई को ऐसी, वसीम भाई के साथ तो खैर कोई बदतमीजी नहीं कर सकता पीपल, मतलब हम उनके साथ सारी जिंदगी क्रिकेट खेले, अभी तक अल्लाह का शुक्र उनकी इज्जत हमारे दिल में है, तो हम 10 दफा सोच के बात करते हैं कि अपने सीनियर के साथ बात कैसी करनी है। तो ये यंग लड़के हैं, पता नहीं, आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं मैंने अभी सुनी नहीं वसीम भाई के मुंह से, तो मैं उसका जवाब देने से पहले ये कहूंगा कि वसीम भाई की पूरे अल्लाह का शुक्र है, नॉट ओनली पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा उनके साथ कोई ऐसी बदतमीजी करेगा। और कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वसीम भाई की सर्विसेज जरूर होनी चाहिए। वसीम भाई को पाकिस्तान के जितना उनका एक्सपीरियंस है ओवर द इयर्स, क्रिकेट का भी और कोचिंग का भी, और आई थिंक वो इफ दे कैन यूज वसीम अकरम भाई को, अगर वसीम भाई को लेके किसी भी शोबे में, स्पेशली कोचिंग के शोबे में पाकिस्तान की, वो बहुत खिदमत कर सकते हैं। और मुश्ताक साहब, शोएब वसीम अकरम जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और इसमें जो जबान इस्तेमाल हो रही है, क्या कहेंगे दोनों लेजेंड क्रिकेटर्स को सर? देखिए ये बातें, जो भी बातें हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर, मेरा तो यही मानना है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, टोटली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हर अमल जो है ना वो यूथ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो आई थिंक शोएब को और वसीम भाई को, दोनों को आई थिंक चाहिए कि इस मामले में जितनी भी जल्दी हो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक लफ्ज और हमारा एक एक एक्शन मैटर करता है नेशन के ऊपर भी। आप समझते हैं दोनों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? गालिबन पाकिस्तान की आवाम भी यही समझती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपसे फिर को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।